हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति। फ्रेंड, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। कब हुई? 1789 में। आज हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं, इसको समझेंगे भी। केवल आपको पढ़ना नहीं है, केवल मैं कहानी सुनाऊंगा और आपको 100% याद होगा। फ्रेंड, मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपको 100% याद हो जाएगा कि क्या कहानी है और क्या इसकी कहानी नहीं है। आप फ्रेंड किताबों से पढ़ लेना, कितना भी पढ़ लेना, आपको समझ में नहीं आएगी। जब तक आपको एक टीचर नहीं समझा सकता तब तक आपको कहानी कुछ समझ में नहीं आएगी। आप रटते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, केवल समझाया जाएगा। केवल आपको आंख बंद कर लो, केवल कहानी सुनते रहो, केवल उसी में याद हो जाएगा। नहीं हुआ ना तो फ्रेंड आप वीडियो को डिसलाइक कर देना। लो, यहाँ तक मैं ये भी कह रहा हूँ, आप वीडियो को डिसलाइक कर देना। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और घंटा भी बजा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो फ्रेंड आइए शुरू करते हैं। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। फ्रेंड कब हुई? 1789 में। 1789 में हुई। इसमें आइए देखते हैं कौन क्या क्या किरदार थे इसके, कौन हीरो था, कौन विलन था, क्या कहानी थी। केवल आपको पहले कहानी समझानी है, आपको खुद ही पेपर में आपके खुद ही आप कर सकते हैं स्वयं। केवल आपको कहानी समझनी है। तो फ्रेंड आइए शुरू करते हैं। तो उस समय 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। उस समय जो फ्रांस है ना, फ्रांस का जो राजा था उस समय लुई 14वां, लुई 15वां और लुई 16वां था। जो उस समय जब क्रांति हुई उस समय राजा था लुई 16वां। कौन था फ्रेंड? लुई 16वां था। यह फ्रेंड लुई 16वां अपनी पत्नी का गुलाम था। मतलब जो इसकी पत्नी बोल देती थी या वो ही करता था। जैसा कि मतलब अपनी पत्नी के अधीन गुलाम था। जो उसकी पत्नी बोल देती थी वो पत्थर की लकीर हो जाती थी एक तरीके से। तो फ्रेंड ये क्यों बताए गए ऊपर के लुई 14वां और लुई 15वां? यह अयोग्य था। यह लुई 14 ये है ना, ये लुई 14वां, ये फ्रेंड सबसे योग्य राजा यही रहा। क्योंकि इसने, इसलिए ये योग्य था, इसने इसके समय में इसने एक कथन दिया था कि मैं ही राज्य हूँ। राज्य माने कंट्री। यहाँ पे राज्य की बात होगी, इसका मतलब होगा कंट्री, यानी कि मैं ही देश हूँ। इसने ये तक कह दिया। तो आइए फ्रेंड इसमें देखते हैं। तो फ्रेंड इसमें जो किरदार है ना, तो फ्रेंड ये 3 किरदार हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में कौन है फ्रेंड? पादरी। सेकंड में कौन है? सामंत वर्ग। थर्ड में कौन है? किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग। तो फ्रेंड ये 3 है, यही 3 हीरो हैं, यही 3 विलेन है। आपको कहानी केवल सुनना, आपको स्वयं पता लग जाएगा क्या कहानी है। तो फ्रेंड ये दो है ना ऊपर वाले, ये फर्स्ट और सेकंड, ये उच्च वर्ग के हैं फ्रेंड। मतलब जैसे कि राजा, यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको एक बताऊँ, ये राज्य है। राज्य में राजा तो बैठता है लेकिन राजा की नहीं चलती थी उस समय। ये है ना फर्स्ट स्टेट के पादरी वर्ग। इसमें कौन? जो चर्च के लोग होते हैं ना, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, कई चर्च में होते हैं पोप, उन्हें बोलते हैं पोप। उन लोगों की चलती थी। ये फर्स्ट स्टेट में क्या बोलते हैं? पादरी। और सेकेंड स्टेट को क्या बोलते हैं? सामंत वर्ग। जैसे कि जो ये बोल देते थे ना, फर्स्ट वाई स्टेट के लोग बोल देते, राजा बिल्कुल इनकी अधीन काम करता था। जो इन्होंने बोल दिया कि राजा से बोला कि सर यह टैक्स लगाया जाए, तो यह वही टैक्स लगाते थे। और सेकंड वर्ग क्या करता था? उस टैक्स की वसूली। उस टैक्स की वसूली कौन करता था? सेकंड वर्ग। सेकंड वर्ग उसकी टैक्स की वसूली करता था। और थर्ड थर्ड वर्ग क्या करता था? जिसमें किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग आते थे, वह टैक्स दिया करते थे। वह टैक्स दिया करते थे जिसमें वकील, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के अंदर वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, मतलब अच्छी अच्छी पोस्ट के आदमी थे। जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे थे वह आते थे फ्रेंड थर्ड स्टेट में। तो समझ में आया? फर्स्ट स्टेट में आते थे पादरी, मतलब हाई वर्ग, हाई, जिसके पास अमीर अमीर थे। जैसे कि पोप, चर्च के पोप, जो राजा भी इन्हीं की बात मानता था, इन्हीं के कहने पे देश चलाया जाता था। सेकंड में आते हैं जो टैक्स की वसूली करता थे। और थर्ड में कौन आते हैं? जैसे हम लोग मीडियम वर्ग के लोग हैं ना, मध्यम वर्ग और किसान और मजदूर। फ्रेंड ये है ना फर्स्ट और सेकंड, इनके पास जिसम लो जितनी कंट्री है ना, कंट्री में जितनी भूमि है उसका 40% इनके पास था। भूमि का 40%। आज भी देखा होगा ज्यादातर आज के टाइम पे क्या चलता है? राजनीति नेताओं के पास कितनी कितनी प्रॉपर्टी निकलती है, और इनके पास भूमि का 40% था उस समय। और जनसंख्या में ये केवल फ्रेंड 10% थे। मतलब किसी राज्य की 100 जनसंख्या है ना, 100 लोग हैं, उसमें केवल जनसंख्या में ये 10 थे और भूमि का ये 40% लिया करते थे। तो यह फ्रेंड 3 हो गए किरदार, इन्हीं के ऊपर सारी कहानी है।
तो फ्रेंड इसमें क्या हुई, क्यों हुई फ्रांस की क्रांति, आइए यह सब कुछ समझते हैं। तो फ्रेंड ये था ना उस समय जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है ना, ये राजा को जो बोल देते थे राजा वही करता था। राजा से कुछ भी बोल दिया कि सर ये कीजिए, तो राजा इनका गुलाम था, एक तरीके था। राज जरूर चलाता था लेकिन चलवाते कौन थे, राज ये चलवाते थे। तो फर्स्ट और सेकंड की ये लोग है ना, ये टैक्स नहीं दिया करते थे। प्रमुख कारण रहता है फर्स्ट और सेकंड लोगों का टैक्स, यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड के वर्ग के लोग है ना, पादरी वर्ग और सामंत वर्ग, ये टैक्स नहीं दिया करते थे। और टैक्स किस पे वसूला जाता था, केवल थर्ड स्टेट पे, जिसमें किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग था, यानी कि इन लोगों पे टैक्स वसूला जाता था। यही फ्रेंड चलता रहा और इसके बाद है जो थर्ड स्टेट के लोग थे ना, ये इन लोगों से परेशान हो गए, क्योंकि ये जनसंख्या में इतने ज्यादा हैं, सब कुछ टैक्स यही दे रहे हैं, यानी देश की स्थिति कौन संभाले हुए हैं टैक्स देने में, ये योगदान किसका है, इनका। और इनको वो क्या कहते हैं, वो माध्यम नहीं मिलता था, मतलब इनको वो सम्मान नहीं दिया जाता था। क्या देते, चल तू तो मजदूर है, तू हट जा पीछे हट, तू कोई नहीं बात सुनेगा। जबकि देश तो इन्हीं लोगों से कहने पे चलता था ना। तो ये थर्ड स्टेट के लोगों ने देखते रहे, इन्होंने अपने स्वाधीन के लिए मांग उठाई कि हमको नहीं देना है, टैक्स लेना है। तो राजा के पास अपील की, अगर आपको टैक्स लेना है हम टैक्स तभी देंगे, ये फर्स्ट और सेकंड लोग और हमसे इन लोगों से टैक्स लोगे तभी हम भी टैक्स देंगे, अन्यथा हम टैक्स नहीं देंगे। तो यह फ्रेंड होता रहा। इसने फिर राजा ने 175 वर्ष बाद, यानी कि जो अब चल रहा था ना, उससे 175 वर्ष बाद एक बैठक बुलाई, जिसमें बैठक में कौन से फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इन लोगों को बुलाया राजा ने, बुला के इनसे मीटिंग करवाई, यही क्या चाहते हो आप लोग। तब इन्होंने वहां पे वोटिंग हुई कि यह चीज आनी चाहिए या टैक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये फर्स्ट और सेकंड के तो ये लोग वैसे भी बहुत अमीर थे, पैसे में इनके पास, मतलब इन्होंने पैसे से बहुमत खरीद रखा था, राजा भी इन्हीं की बात मानता था। इनके पास था बहुमत, इनके पास था अल्पमत, ये निम्न वर्ग के थे फ्रेंड। इन्होंने ये कह दिया कि मैं ये बहुमत हो गए, ये तो जीत चुके, मतलब राजा के सामने हो गया, तय हो चुका कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम पे तो बहुमत है। इन पे था अल्पमत, यानी इनको ज्यादा वोटिंग मिल गई, इनको कम। तो यह थर्ड स्टेट था ना फ्रेंड, इसे ने उसी टाइम जो बैठक चल रही थी ना, उस बैठक को छोड़ दिया, ये कह दिया हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ। और ये इन्होंने जो थर्ड स्टेट थे ना, जिसमें मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग आते हैं, इन्होंने बैठक छोड़ के ये भाग गए। और ये भाग के एक है ये टेनिस कोर्ट, टेनिस एक गेम होता है ना, टेनिस होता है वो गेम, उसमें टेनिस की एक वो था टेनिस कोर्ट, क्रिकेट का स्टेडियम होता है, टेनिस का कोर्ट होता है, वहां पे गए। उन्होंने अपनी जनरल स्टेट बैठक बुलाई और वहां पे अपनी इन्होंने घोषणा कर दी, खुद को स्वतंत्र बता दिया, ये कह दिया हमें नहीं रहना राजा के अधीन, हमें तो खुद स्वतंत्र होना। उन्होंने 14 जुलाई 1789 को खुद स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी, यानी कि ये 14 जुलाई 1789 को उन्होंने अपनी संविधान सभा की स्थापना कर दी, कह दिया हमें खुद स्वतंत्र होना है। उसके बाद 1789 में स्वतंत्र हो गए। उसी टाइम दो पार्टियां बनी, एक थी नागरिक सभा, एक थी राष्ट्रीय सभा, एक थी नागरिक सभा, एक थी राष्ट्रीय सभा। नागरिक सभा और राष्ट्रीय सभा, नागरिक उसके बाद है ये इन्होंने, इनके साथ तो बहुत सारे लोग थे, 90% थी ना इन लोगों के पास जनता, जनता 90% थी। उसके बाद ये एक किले में गए, वहीं पास ही में था, राजा तो एक केंद्र में रहता, उसके पास छोटे मोटे किले होते हैं ना, उसके एक किले में गए, उसका नाम था बास्तिल्य के किले। बास्तिल्य के किले में गए, उस पर आक्रमण किया और उसको लूटा, उसके सारे हथियार लूटे और उसमें जो अपने इनके जो मजदूर वर्ग के जो कैदी थे, बंदी, उनको छुड़ाया, उनको अपने साथ लिया और फ्रांस के खिलाफ क्रांति का आंदोलन कर दिया। फ्रांस की क्रांति पूरे यूरोप में प्रभावित हुई, केवल इंग्लैंड को छोड़कर फ्रांस की क्रांति पूरे यूरोप पे प्रभावित हुई। क्योंकि इंग्लैंड में क्यों नहीं हुई, क्योंकि 1788 में इंग्लैंड की क्रांति हो चुकी थी, उनका संविधान बन चुका था, उसको छोड़ के इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पूरे फ्रांस इससे प्रभावित था कि ऐसी किसी ने किसी में तो शक्ति आई जिसने यह चीज की। फ्रांस की क्रांति हुई क्यों, मतलब इसके कारण भी तो होने चाहिए, क्या था कारण।
तो उस टाइम अमेरिका में सप्तभाई युद्ध चल रहा था जो 7 वर्षों का चलता था, जिसमें फ्रांस इंग्लैंड की तरफ से युद्ध करता था। जैसे कि अमेरिका में युद्ध करने गया फ्रांस, तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे आएगा? प्रभाव जो पड़ता है रिजल्ट का, युद्ध जीतो या हारो कुछ भी, लेकिन देश की इकोनॉमी तो खराब होती। जो कि इकोनॉमी कौन चला रहे? वो तीसरे स्टेट वाले लोग चलाते, किसान और मजदूर वर्ग चला रहे। एक था ऑस्ट्रिया देश का उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया देश के उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, इसलिए फ्रांस की क्रांति हुई। क्योंकि युद्ध में जाते हैं ना, नुकसान तो होता है, लेकिन यानी रिजल्ट किस पे आ रहा है? केवल 18 स्टेट पे आता है, उनसे अधिक कर वसूलने लगे ये लोग, उस पर कर अधिक वसूलने लगे। और इसका एक पॉइंट और है, क्योंकि इसकी पत्नी का गुलाम होना, यह था ना लुई 16वां, ये अपनी पत्नी का गुलाम था, जो इसकी पत्नी बोलती थी वही करती थी। और ये थी बहुत अमीर जादी, वो कहते हैं ना शौक बड़ी चीज है, हाँ जी, उसमें की थी। यह विदेशों से बहुत सारे जेवर मंगाती थी और अनाप शनाप खर्चा करती थी, इसलिए इसकी फ्रांस की स्थिति बिगड़ती गई। और इसके बाद इन्होंने जो फर्स्ट सेकंड के खिलाफ थर्ड स्टेट ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण का मतलब विद्रोह कर दिया, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसमें ये मध्यम वर्ग थे ना, ये पैसे में थोड़े बहुत ठीक भी थे, लेकिन इनको वह सम्मान प्राप्त नहीं होता था जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को प्राप्त होता था। इसलिए इन्होंने इसका सहयोग दिया और फ्रांस की क्रांति 1789 में हो गई। फ्रेंड, यह है इसकी कहानी। और आप किताबों में देखना, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आपको केवल पढ़ते रहोगे, कुछ नहीं आएगा, और समझते रहोगे, आएगा तो कुछ नहीं। कारण में आपकी दर राजनीतिक कारण पॉइंट आते हैं ना पेपरों में लिखने की, राजनीतिक कारण लिखनी रखोगे कि राजा का बेकार होना, सामाजिक कारण में वहाँ की फर्स्ट एवं सेकंड स्टेट पे टैक्स ना लेना। आर्थिक में क्या लिख सकते हैं फ्रेंड? केवल टैक्स थर्ड स्टेट पे ही लेना। उच्च वर्ग की उत्पत्ति ये थी ना फ्रेंड, ये वाले ये जो मध्यम वर्ग क्यों लड़ रहा था? इनपे तो पैसा भी था, इन्होंने इसलिए लड़ाई की क्योंकि इनको वह सम्मान प्राप्त नहीं होता था, इनकी बेइज्जती हुई करते थे हर जगह। फ्रेंड, तो यह थी फ्रांस की क्रांति। अब इसके बारे में, ये तो केवल कहानी सुनाई फ्रेंड, आप देखना किताब कितनी भी पढ़ लेना, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। इसके ऊपर जो विद्वान होने थे ना, जो वहाँ के जो दार्शनिक थे, उन्होंने इनका बहुत योगदान रहता है इनमें, जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर, इनका फ्रेंड बहुत ज्यादा, यानी कि लड़ तो वो रहे, यानी फ्रांस के लोग लड़ रहे, लेकिन लड़वा कौन रहे? उनको समझाने वाले उनके कोच थे, ये रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर, ये फ्रेंड इनके कोच थे। इन्होंने क्या क्या बात की? जैसे कि रूसो ने की कि इस प्रकृति में मानव को पूर्ण रूप से स्वतंत्र जन्म लिया, फिर भी मनुष्य सारी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। यानी रूसो ने किस पे जोड़ दिया? रूसो ने जोड़ दिया, इसका रिजल्ट क्या आ रहा बात का? इसका सीरीज बात है, इसने जोड़ दिया, रूसो ने कहा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इन 3 चीजों पे रूसो ने अपनी जोड़ दिया, मतलब अपनी बात रखी। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा कि हर राजा जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता को ही राजा चुनने का अधिकार होता है, परंतु जनता राजा से असंतुष्ट हो जाए तो राजा को हटाने का भी अधिकार होता है। यानी कि इसने किस पे जोड़ दिया? इसने राजा, राज्य और जनता पर जोड़ दिया फ्रेंड। ऐसे ही है वॉल्टेयर ने किस पे दिया? वॉल्टेयर ने जोड़ दिया चर्च की व्यवस्था। उस समय चर्च की क्या व्यवस्था थी? चर्च की व्यवस्था थी कि आप पूजा करने जाते थे तब टैक्स लगता था, मर जाते थे दफनाने पे टैक्स लगता था। यानी कि वॉल्टेयर ने हर चीज पे जोड़ दिया, मतलब चर्च की व्यवस्था पे जोड़ दिया। फ्रेंड आप किताब उठा के देखिए, मॉडल कुछ भी उठाइए, आपको इससे बाहर मिल रहा हो तो वीडियो को अभी डिसलाइक कर दीजिए, अन्यथा अभी लाइक कीजिए। इसके बाद आता नेपोलियन था, इसके बाद राजा बना था नेपोलियन। जो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा नेपोलियन कौन था, क्या उसका कारण था फ्रांस की क्रांति में। ये तो फ्रेंड मैंने आपको उसकी पूरी कहानी बताई, क्या कहानी रही। नेपोलियन ने क्या कहा? नेपोलियन ने कहा रूसो पालने में ही मर गया होता तो भी फ्रांस की क्रांति होगी। यह फ्रेंड नेपोलियन आगे चल के फ्रांस का राजा बना था। नेपोलियन हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे फ्रेंड।
नेपोलियन राजा बनाया, उसने रूसों को इतना सम्मान दिया। बात सोचो फ्रेंड, क्या कहा, रूसों पालने में ही मर गया होता तो भी फ्रांस की क्रांति होती। इसने रूसों ने, नेपोलियन ने रूसों को इतना सम्मान दिया। सोचो उस समय रूसों की क्या वैल्यू रही होगी जो इसके बाद नेपोलियन राजा बनेगा। अगर फ्रेंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और अपने जिस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड आप किताब किसी भी उठा के देखिए, मॉडल उठाइए, इससे बाहर कुछ मिल रहा हो तो आप मेरे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए उसका भी कुछ सॉल्यूशन करूंगा। फ्रेंड इसके बाद आएगा नेपोलियन। नेपोलियन का क्या योगदान रहा। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।